brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मायावती ने अचानक ही अशोक सिद्धार्थ, जो कि पार्टी के बड़े चेहरे हैं, आकाश आनंद के ससुर हैं, एक तरीके से मायावती के समधी भी लगते हैं, रिश्तेदारी है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने उन्हें एक झटके में बाहर कर दिया? क्या पहले से ही मायावती उनसे नाराज थी, या फिर महज एक शादी में लोगों को बुलाए जाने से वो नाराज थी? कौन थे वो लोग जिन्हें मायावती ने बुलाया, अशोक सिद्धार्थ ने बुलाया था, और क्यों मायावती नाराज थी? अब इस बात की चर्चा चल पड़ी है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आकाश आनंद के फादर इन लॉ को अचानक निकाल दिया मायावती ने। तो ये कहानी कोई नई नहीं है। अशोक सिद्धार्थ बेशक बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत लॉयल कार्यकर्ताओं में से एक रहे, जिन्हें मायावती ने सब कुछ दिया। 2016 से 2022 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे, दक्षिणी राज्यों के प्रभारी बने हुए थे, कई कई राज्य उनके जिम्मे थे। लेकिन क्या मायावती उनसे खुश नहीं थी? दरअसल पहले समझिए इस शादी का खेल। दरअसल अशोक सिद्धार्थ के बेटे की शादी आगरा में थी। 3-4 दिन पहले ये शादी थी और मायावती उस शादी में निमंत्रण के बावजूद नहीं गई। ये बात बहुत लोगों को मालूम भी था, लेकिन आकाश आनंद पहुंचे थे क्योंकि उनके साले की शादी थी, उनके ससुर ने बुलाया था। यही नहीं, अशोक सिद्धार्थ ने दक्षिण भारत के बहुत सारे लोगों को उस शादी में उन्होंने बुला लिया। शादी में बुलाना या शादी में आना कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है, लेकिन मायावती को लगने लगा था कि जिस बात के लिए उन्होंने मना किया, जिस बात के लिए उन्होंने रोका, कहीं अशोक सिद्धार्थ अपना पैरेलल संगठन तो नहीं खड़ा कर रहे। दक्षिण भारत का पूरा संगठन उनके हवाले था। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जिनके संगठन अशोक सिद्धार्थ के हवाले थे। मायावती इस शादी में नहीं जा रही थी, बावजूद इसके उन्होंने कई लोगों को बुलाया था। हर राज्य से गिने चुने अहम पार्टी के लोग वहां पहुंचे थे। याद करिए, मायावती ने कुछ वक्त पहले 2 शादियों में गए हुए लोगों को भी हटाया था। दरअसल मायावती को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि एक तो उनकी नाफरमानी की जाए, और दूसरे जिस चीज के लिए उन्होंने मना किया या जो उन्हें पसंद नहीं है, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता वो काम करें। और हो यही रहा था। मायावती को लग रहा था कि दक्षिण भारत का अगर किसी को प्रभार दिया गया है तो फिर वो अपना एक कहीं पैरेलल संगठन या पैरेलल चीजें साथ साथ तो नहीं कर रहा। ये मायावती के मन में बैठ चुका था। यही नहीं, कुछ महीने पहले भी उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को लेकर अपनी नाराजगी जताई और उनसे काफी वक्त से खफा भी चल रही थी। दरअसल कांग्रेस और बसपा के भीतर गठबंधन की बात अगर किसी ने शुरू की थी तो वो अशोक सिद्धार्थ थे, और अशोक सिद्धार्थ के हवाले से ही याद करिए 2022 के चुनाव के पहले, 2024 के चुनाव के पहले गठबंधन की बात सामने आई थी। उस वक्त भी मायावती उनसे नाराज थी। लेकिन इस शादी में जब उन्होंने अपने प्रभार वाले राज्यों के कुछ प्रभावशाली लोगों को बुलाया तो मायावती खफा हो गई। शादी के अगले दिन तमाम शादी में आए हुए लोगों ने मायावती से मुलाकात की, और उस मुलाकात में उन्होंने मायावती को क्या बताया, कौन सी ऐसी बात बताई, ये तो फिलहाल राज है। लेकिन उसके बाद ही मायावती ने यह फैसला ले लिया कि अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर करना पड़ेगा। वो इस बात को कतई नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उनके नाम पर या उनके नाम के पीछे कोई पैरेलल संगठन बनता रहे या चलता रहे। और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का शक था कि अशोक सिद्धार्थ अब पार्टी में अपनी चला रहे हैं। यही नहीं, बेशक वो उनके परिवार के हैं। मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर रखा है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को खुली छूट है। और कहा यह भी जा रहा था कि अशोक सिद्धार्थ पार्टी के कई लोगों से ये भी कहते पाए गए कि आने वाले वक्त में चूंकि आकाश को उत्तराधिकारी बनाया गया है तो पार्टी में उनकी ही बात चलेगी। और यही सब बातें मायावती को नागवार गुजर रही थी। कई लोगों ने मायावती को ये बातें बता दी और उसके बाद से जो पहले से भरा गुस्सा था वो फूट पड़ा और अचानक मायावती ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो नाराज पहले से थी, लेकिन इस निष्कासन की तात्कालिक वजह आगरा की वो शादी बनी जो आकाश आनंद के साले की शादी थी। मायावती ये कतई नहीं चाहती कि उनके पीठ पीछे पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चलता रहे जिसे वो नापसंद करती। दूसरी बात, उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की कि चाहे वो परिवार ही क्यों ना हो, चाहे वो उनका बेहद करीबी ही क्यों ना हो, अगर उसने भी उनकी लाइन से थोड़ी सी भी अपनी मर्जी चलाने की कोशिश की तो फिर उसका हश्र यही होगा। और अशोक सिद्धार्थ, जिनके बारे में माना जा रहा था कि वो सबसे पावरफुल होते जा रहे हैं मायावती के बाद, दरअसल उनके दिन गिनती के बचे थे। ये बात काफी वक्त से कुछ लोग कह रहे थे, क्योंकि मायावती को ये कतई बर्दाश्त नहीं कि उनके नाक के नीचे या उनके पीठ पीछे कोई समानांतर संगठन चल रहा हो, और यही सबसे बड़ी बात निकल कर आई है। खैर, तो उस शादी के पीछे की वजह साफ होती जा रही है। अब देखना यह है कि मायावती आगे और कौन सा कदम उठाती है। अब अगली खबर। लखनऊ में इन दिनों जंगली जानवरों का खौफ दिखाई दे रहा है। पिछले 1.5 महीने से एक बाघ लखनऊ के रहमान खेड़ा इलाके में बैठा है। लगातार कोशिशों के बावजूद वो बाघ अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। इधर लखनऊ में ही एक मैरिज हॉल में एक तेंदुआ घुस आया। ये तेंदुआ मैरिज हॉल में तब घुसा जब बारात और बाराती और लड़की पक्ष के लोग दोनों मौजूद थे, यानी कि शादी की तैयारियां चल रही थी। और तभी इस मैरिज हॉल में लोगों ने उस तेंदुए को देख लिया और उसके बाद से हंगामा मच गया। अफरा तफरी का माहौल था। लोग उस मैरिज हॉल से भागने लगे। लड़की और लड़के को किसी तरीके से कमरे में बंद किया गया और फिर इस तेंदुए को पकड़ने की कवायद हुई। शादी की तमाम रस्मों रिवाज धरे के धरे रह गए और वो तेंदुआ कई घंटों तक उस मैरिज हॉल में छुपा रहा। तकरीबन 4-5 घंटे की पूरी रात हुई मशक्कत के बाद उस तेंदुए को इस मैरिज हॉल से रेस्क्यू किया गया, उसे पकड़ा गया। लेकिन उसे पकड़ने के बीच में कई लोग घायल भी हुए। बकायदा जो पुलिस और वन विभाग की टीम पकड़ने गई थी वो तेंदुए के वार से, पंजे से वो घायल भी हुई। यानी कि तेंदुए ने उन पर अटैक किया था, झपट्टा मारा था। ये तेंदुआ हालांकि पकड़ा गया, किसी तरीके से शादी की रस्में जैसे तैसे अलग जगह पर पूरी की गई और शादी हुई। लेकिन ये एक गंभीर मामला होता जा रहा है। एक बाघ पहले से ही लखनऊ की सीमा में बैठा है और दूसरा अब ये तेंदुआ घुस आया। ये कोई पहली बार नहीं है। लखनऊ की सीमा में पहले भी 2013 में जब कुंभ चल रहा था उस वक्त भी बाघ आया और तकरीबन 100 दिन तक रहा। बाद में उसको पकड़ा गया, लेकिन अभी भी रहमान खेड़ा में बैठा हुआ बाघ पकड़ा नहीं जा सका है। उस इलाके में दहशत है और हर 4-5 दिनों पर 4-5 दिनों में किसी न किसी मवेशी का वो शिकार कर रहा है। तेंदुए भी लखनऊ में कई बार स्पॉट किए गए हैं, देखे गए हैं, इसलिए तेंदुए भी लखनऊ के लिए नए नहीं है। यानी कि चाहे तेंदुआ हो या बाघ हो, ये अब लखनऊ की सीमा में आने लगे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में कुकरेल का जंगल है। इसके अलावा लखनऊ से सटा हुआ सीतापुर और सीतापुर से लगती हुई सीमाएं पीलीभीत और लखीमपुर की हैं, जहां पर घना जंगल है और जहां पर बाघों का अभयारण्य है और उन इलाकों में, कछार के उन इलाकों में ये जंगली जानवर हैं। और जैसे जैसे शहर जंगल की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे
ये जंगली जानवर शहर की तरफ आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है और अब ये लखनऊ में तो साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब अगली खबर। इस बीच MOTN यानी कि मूड ऑफ द नेशन एक सर्वे किया गया है। सी वोटर के साथ मिलकर इंडिया टुडे ग्रुप ने जो सर्वे किया है वो मूड ऑफ द नेशन है। और मूड ऑफ द नेशन में अगर हम देखें और समझें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर जो माहौल है वो थोड़ा बीजेपी की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव में 2024 के चुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी ने लीड ली थी, इस मूड ऑफ द नेशन में अब ये लीड बीजेपी की तरफ आ गई है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इस मूड ऑफ द नेशन में अब ये पलड़ा इंडिया गठबंधन की बजाय बीजेपी के गठबंधन की तरफ, एनडीए के गठबंधन की तरफ झुकता दिख रहा है। और जो आंकड़े सामने आए हैं सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, समाजवादी पार्टी की सीट की बात की जाए तो तकरीबन 30 सीटें मिल रही हैं और अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, यानी कि जिस 44 सीटों को 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में मिला था वो घट करके 35 सीटों पर आ रहा है। और बीजेपी को 34 सीटें मिली थी, 33 सीटें मिली थी, बीजेपी को 40 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। और उनके सहयोगी दलों को, जिसमें अपना दल एस और आरएलडी की सीटें हैं, वो तकरीबन 4 सीटें, यानी कि और टोटल बीजेपी को 44 सीट इस सर्वे के हिसाब से मिल रही है और समाजवादी पार्टी गठबंधन को 35 सीटें। इसके अलावा अगर किसका माहौल है अगर ये भी देखा जाए तो तकरीबन एनडीए के पास इस वक्त 48% वोट मिलते दिख रहे हैं और 43 से 45% लोग बीजेपी की तरफ झुकते दिख रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की तरफ 34 से 36% यानी कि सपा और कांग्रेस की तरफ। और इनका जो वोट परसेंट मिल रहा है वो 42% मिल रहा है, जबकि अदर्स यानी कि जिसमें मुख्यतः बसपा है उसके 10% वोट की बात इस सर्वे ने बताई है। अगर आज चुनाव हुए देश में तो फिर किसे कितने सीटें मिलेंगी? बीजेपी जो कि 240 पर आ गई थी पूरे देश में, अभी 343 की तरफ, यानी कि पूरे एनडीए गठबंधन को 343 सीटें मिलती दिख रही हैं। इंडिया गठबंधन को 188 सीटें मिल रही हैं और 12 सीटें अदर्स को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर आखिर में देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो नो डाउट कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो फिर राहुल गांधी को 24% लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से एक बात अहम है, मोदी योगी की बात की जाती है कि मोदी के बाद योगी, लेकिन इस मूड ऑफ द नेशन में प्रधानमंत्री मोदी के बाद बेस्ट अगर पीएम के उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए तो एक होड़ सी दिखाई दे रही है अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। जो सर्वे के आंकड़े आए हैं उसमें 27% लोग प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर पीएम की बात करें तो अमित शाह की तरफ झुकते दिख रहे हैं। 27% लोगों ने अमित शाह का नाम लिया है और 25% लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बताया है। और तीसरे नंबर पर फिर गडकरी का नंबर आता है जो कि 15% पर है। तो ये मूड ऑफ द नेशन का आंकड़ा है। मूड ऑफ द नेशन दरअसल कुछ कुछ महीनों पर मूड भापता रहता है, सी वोटर का सर्वे है। तो आज हमने सोचा कि यूपी तक में इस सर्वे को भी शामिल किया जाए। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।